जस्ट पीछे का रीजन, आंख और नाक के बीच पीछे का जो रीजन है, दैट इज द मिड ब्रेन. Mid brain is also called as a mesencephalon, correct? And as discussed earlier, it is made up of corpora quadrigemina and the crura cerebri. So please note down. I hope everybody is having the notebook to note down the things. So midbrain, when I want to say the exact position, so it is present between the diencephalon of the forebrain and pons varoli of the hindbrain. है ना. पॉन्स वेरोली कौन सा रीजन है? हाइंड ब्रेन का रीजन है. तो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है ये मिड ब्रेन. ठीक है. यस. नेक्स्ट इज उसके दो पार्ट हैं, दैट इज कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना एंड दी क्रूरा सेरिब्री. अब ये जो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना है, यू कैन सी द स्क्रीन ना ऑल ऑफ यू. ओके. यस मैम. ये जो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना है, क्वाड्रा का मतलब क्या होता है? 4, एंड जेमिनास का मतलब होता है चेम्बर. यस. सो ये जो कॉर्पोरा 4 चेम्बर्स है, दैट वी आर कॉलिंग इट एज अ क्वाड्रिजेमिना. सो देयर आर 4 राउंडेड एलिवेशंस. ठीक है. वेयर ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द मिड ब्रेन. ठीक है. देयर आर 4 राउंडेड एलिवेशंस. एलिवेशंस मतलब ऐसा उठा हुआ स्ट्रक्चर है on the dorsal side, on the पीछे का side of the midbrain. The upper 2 elevations, अभी 4 elevations हैं, तो जो ऊपर के elevations है, हमने उसको नाम दिया as superior, क्योंकि वो ऊपर की तरफ है, हम उसका नाम दे रहे हैं superior colliculi. और जो नीचे वाला elevation है, हम उसको नाम देते हैं inferior colliculi. इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना है, यस, इट इज मेड अप ऑफ 2 सुपीरियर कॉलिक्यूलाई एंड 2 इंफीरियर कॉलिक्यूलाई. तो यू कैन मेक 2 ब्रांचेस फॉर कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना. उसको 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो और एक साइड लिख सकते हो 2 सुपीरियर कॉलिक्यूलाई एंड दूसरे साइड लिख सकते हो 2 इंफीरियर कॉलिक्यूलाई. ओके. Now let us learn कि इसका काम क्या है, सुपीरियर का काम क्या है और इंफीरियर का काम क्या है. So as you can see on the screen, the superior colliculi is involved in visual reflexes. Visual reflexes को आप ऑप्टिक reflexes भी बोल सकते हो. ऑप्टिक का मतलब है आंख और विजुअल का मतलब है देखना. So optic reflexes or the visual reflexes. Very clear? So what it is going to control? It is going to control the head movement with the visual stimulus. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बड़ा सा बॉल आपकी तरफ थ्रो कर रहा है, तो आप वो बॉल आंखों से देख पा रहे हो और अपने हेड का मूवमेंट आइदर साइड कर सकते हो, जैसे लेफ्ट साइड या राइट साइड. तो आप आंखों से देखकर अपने हेड का मूवमेंट कर रहे हो, है ना. सामने से जो बॉल आ रहा है, दैट इज अ विजुअल रिफ्लेक्स. ठीक है. और उसके अनुसार जब आप अपने हेड का मूवमेंट कर पा रहे हो, तो वो किसके कारण है? इट इज बिकॉज ऑफ दिस superior colliculi. So it coordinates the movement of our head in response to the visual stimulus. Very clear? Similarly, when we talk about the inferior colliculi, it is involved in auditory reflexes. Auditory का मतलब क्या होता है? कान से related है, hearing. हमारे कानों से related है, मतलब hearing part से related है. So now it is what it is going to do. Again, it is going to coordinate our head in response to the auditory stimulus. ठीक है. जैसे मैंने आपकी आंखों पे पट्टी बांधी और फिर मैंने एक साउंड आपको सुनाया और मैंने आपको पूछा कि टर्न योर हेड एट द साइड जहां पे साउंड आ रहा है, तो यू कैन क्लियरली टर्न योर हेड. Yes, so that means what? आप ऑडिटरी रिफ्लेक्स, ऑडिटरी स्टिमुलस को पहचान के जब आप हेड का मूवमेंट कर पा रहे हो, that is all because of the inferior colliculi of your midbrain. So I hope both the things are very clear. मैं वापस एक बार रिपीट कर रही हूँ. We are learning the midbrain. In that we are learning the corpora quadrigemina. As the name suggests, it has 4 geminas or 4 elevations.
So the upper two elevations are named as superior colliculi. The lower two elevations are named as the inferior colliculi. Yes, superior helps or it coordinates the movement of head in response to the visual stimulus, and inferior colliculi it controls and coordinates the movement of head in response to the auditory stimulus. Done all of you? Clear सबका? चलो अब हम क्रूरा सेरिब्री समझते हैं कि ये क्या है. So crura cerebri, सबसे पहला पॉइंट कि these are two thick fibrous tract on inferior side of the midbrain. मतलब ये क्या है? It is just a what to say network of fibrous. बहुत सारा thick fibrous region यहाँ पर present है. And these tracts are nothing but the ascending and descending nerve fibers. ये असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नर्व फाइबर्स जब हम स्पाइनल कॉर्ड समझेंगे उस वक्त भी आएगा वहां पे. So near the center of our midbrain there is a red nucleus. This can be asked in the board exam. What is red nucleus is present? Yes. Now what is exactly this red nucleus? See, near the center of our midbrain there is a mass of gray matter within the white matter. Yes, masses of gray matter within the white matter. देखो हर एक जगह जहां पे भी ग्रे मैटर के अंदर व्हाइट मैटर है हमने अलग अलग नाम दिया है उसको. जैसे मैंने सेरिब्रम जब बताया था तब मैंने उसको आपको नाम बताया था, इट वाज बीन कॉल्ड एज बेसल न्यूक्लियाई. ठीक है. जब मैंने हाइपोथैलेमस पढ़ाया तब मैंने उसको नाम दिया हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई. और जब यही ये मिड ब्रेन में प्रेजेंट है तो इसका नाम हो गया रेड न्यूक्लियस. यस, द थिंग इज सेम. Yes, the thing is same. That is gray matter scattered within the white matter. This is called as the red nucleus in the crura cerebri. Okay. Now it plays it is present which is responsible. This red nucleus is responsible for controlling our posture. Yes, posture means हम जैसे खड़े हैं. Muscle tone. It will modify our motor activities and motor coordination. What is motor activities? Motor activities means motor nerve को control करता है. motor nerve मतलब जो भी nerves हमारे brain से आ रहे हैं effector organ तक उसको control कर रहे हैं. That is called as a motor activities or motor coordination. Is that very clear to all of you? Okay, because there is many of this ascending and descending nerve tract, it is again forming a RAS. आरएएस क्या बताया था मैंने जब थैलेमस पढ़ाया था आपको तभी मैंने आपको आरएएस के बारे में डिटेल में बताया था. आरएएस इज नथिंग बट द रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम व्हिच वी हैव सीन इन थैलेमस रीजन. ठीक है. तो क्योंकि यहाँ पे भी ये क्रूरा सेरिब्री में भी बहुत सारे नर्व फाइबर्स प्रेजेंट है. Very clear. And they are moving in ascending and descending direction. So again it is forming a RAS which is connecting our cerebrum, that is forebrain, connection with forebrain and midbrain. Very clear बेटा? समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ all of you? Yes ma'am. Okay. So I hope crura cerebri is again very clear. तो crura cerebri में आपको क्या क्या important points है मैं वापस explain कर रही हूँ. Okay, crura cerebri is also called as I've explained in the last lecture. Crura cerebri is also called as a cerebral peduncle. Yes, it is also called as a cerebral peduncle. इसके अंदर दो fibrous tract है. कौन से दो thick fibrous tract है? Ascending tract and descending tract. क्योंकि इसके पास भी ascending tract and descending nerve fibers है तो ये भी RAS का काम कर रहा है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का काम कर रहा है. मतलब कनेक्ट कर रहा है. रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का मतलब है कनेक्ट कर रहा है. किसको कनेक्ट कर रहा है? मिड ब्रेन को फोर ब्रेन से, मतलब मिड ब्रेन को सेरिब्रम से कनेक्ट कर रहा है. ठीक है. फिर हमने और क्या पढ़ा कि ग्रे मैटर के अंदर यहाँ पे भी हमें मतलब इन gray matter we can say scattered within the white matter, so that is called as a red nucleus. And what is the importance of this red nucleus? It has a role in posture, muscle tone and motor activities. Okay, so your mid this thing has been completed. Now you can see over here this is the midbrain. Yes,
तो ये ऊपर वाला ये साइड व्यू है ब्रेन का, ये साइड व्यू है। तो ये पूरा ऊपर का हिस्सा सेरिब्रम था, ये हमने पढ़ा था। देखो ये वाला हिस्सा जो है ये मिड ब्रेन का हिस्सा है। यस, इनसाइड दैट यू कैन सी द सुपीरियर कॉलिकुला जो ऊपर की तरफ है, इंफीरियर कॉलिकुला जो नीचे की तरफ है। फिर अभी जो हमने डिस्कस किया रेड न्यूक्लियस, दैट इज आल्सो बीन सीन इन द क्रूरा सेरिब्री रीजन। यस, तो आई होप द थिंग इज बिन वेरी क्लियर अबाउट द मिड ब्रेन। दिस होल पार्ट, ये पूरा जहां पे लाइन ड्रॉ किया है, दिस पार्ट इज द मिड ब्रेन। ठीक है, now next we are going to learn about the next part, that is a cerebellum or the part of the hind brain. So let me tell you something over here. Okay, see, ये जो झाड़ के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये पूरा क्या है, सेरिबेलम है। सेरिबेलम, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन सेरिब्रम। सेरिब्रम ये ऊपर का हिस्सा है और सेरिबेलम जो है ये नीचे का हिस्सा है। फिर यहाँ पे आता है पॉन्स वेरोली और उसके नीचे आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये जो पूरा पार्ट है जहां पे मैं कर्सर को मूव कर रही हूँ, दिस इज ऑल ऑफ द हाइंड ब्रेन। सो सेरिबेलम जो एक कोने में है, फिर मिड ब्रेन से जो नीचे की तरफ आ रहा है वो पॉन्स वेरोली है, और उससे नीचे क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। और मेडुला ऑब्लोंगेटा ही कंटिन्यू करेगा इन दी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, सो नाउ द थिंग्स विल बी मोर क्लियर टू यू ऑल. So hind brain, which is also called as a rhombencephalon. So our hind brain is made up of three parts: cerebellum, pons varoli, and medulla oblongata. Got it? पहले हम लोग पॉन्स वेरोली के बारे में समझते हैं। तो फिर से एक बार डायग्राम पे जाते हैं। ये वाला पार्ट है पॉन्स वेरोली का। कैसा दिख रहा है आपको पॉन्स वेरोली? राउंडेड, बल्जी रीजन on the underside of the brain stem. Now what is the brain stem? Brain stem is made up of midbrain, pons varoli, medulla oblongata. तो मिड ब्रेन, पॉन्स वेरोली, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये क्या हो गया, एक ब्रेन का स्टेम हो गया। ऐसा लग रहा है कि फूल है ना ये, नॉट एग्जैक्टली फूल। जैसे आपने कॉलीफ्लावर देखा है सबने, तो कॉलीफ्लावर जैसे ही समथिंग लाइक इट इज लुकिंग लाइक दैट ओनली। तो कॉलीफ्लावर को जब आप तोड़ते हो तो उसका जो स्टेम पार्ट होता है, तो इट इज लुकिंग समवॉट लाइक दैट ओनली। तो स्टेम है, तो स्टेम इज मेड अप ऑफ दिस मिड ब्रेन, पॉन्स वेरोली एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा. अगेन इट कैन बी अ क्वेश्चन इन योर बोर्ड एग्जाम कि व्हाट आर द रीजन्स ऑफ द ब्रेन स्टेम? मिड ब्रेन, पॉन्स वेरोली, मेडुला ऑब्लोंगेटा. ठीक है, तो पॉन्स वेरोली इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम. ठीक है, यस, पॉन्स वेरोली से ही मेडुला ऑब्लोंगेटा कंटिन्यू होता है, फिर वो स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है. अच्छा, अब ये पॉन्स वेरोली का क्या खास बात है? पॉन्स वेरोली में बहुत सारे नर्व जो हैं कंसिस्ट ऑफ अ क्रॉस बैंड ऑफ नर्व फाइबर connecting the cerebrum. Cross band of nerve fiber which has been connected to the cerebrum. इसका कुछ नर्व सेरिब्रम में गया, कुछ सेरिबेलर लोब्स में गया, कुछ मेडुला ऑब्लोंगेटा में जाता है और कुछ हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जाता है. तो अगेन हम लोग ये डायग्राम पे आते हैं. पॉन्स वेरोली का कुछ जो नर्व्स है वो सेरिब्रम में गया ऊपर की तरफ, कुछ सेरिबेलम में गया, कुछ मेडुला ऑब्लोंगेटा में गया और उसके नीचे क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड बेटा, आई एम कमिंग.
Okay. So all of you have understood about the pons viroli. Now let us move on to the next part, that is the cerebellum. Now cerebellum is said to be the second largest part of the brain. What was the first largest part? First largest part was the cerebrum. So the second largest part of the brain is cerebellum. Again it has two things. It has two lateral hemispheres. जैसे हमने cerebrum में पढ़ा था ना, same points है यहाँ पे, थोड़ा बहुत अलग है. So यहाँ पे भी दो lateral hemispheres है और उसके साथ साथ एक central vermis भी present है. यहाँ पे देखो उल्टा है. हाँ, यहाँ पे white matter intermixes with the gray matter to show a tree like pattern, and this tree like pattern is called as a arbor vitae. Yes, white matter intermixes with the gray matter to show a tree like pattern called as a arbor vitae. Again the surface of cerebellum has gyri as well as sulci. छोटे छोटे folds हैं and depressions हैं. Next, three pairs of myelinated bundles, which are called as the cerebellar peduncles, they are connecting the cerebellum to other parts of the central nervous system. What is the main function of the cerebellum? It is maintaining our equilibrium, posture, our balancing, our orientation, our voluntary movements, muscle tone, etc. Therefore, it helps in walking, running, speaking, swimming, etc. ठीक है? It has been told that कि जब ज्यादा अल्कोहल पीते हैं, ज्यादा अल्कोहल पीने की वजह से क्या होता है कि वो इंसान का बॉडी पे कंट्रोल नहीं रह जाता. तो बॉडी पे कंट्रोल क्यों नहीं होता? बिकॉज दिस अल्कोहल इज अफेक्टिंग द सेरिबेलम. एंड थोड़ी देर के बाद स्पीकिंग में भी प्रॉब्लम होता है. यस, तो बिकॉज द सेरिबेलम इज गेटिंग अफेक्टेड, तो वॉक नहीं कर पाते ठीक से और बोल नहीं पाते ठीक से. ठीक है? So the alcohol has its effect on the cerebellum. Just go through these points, all of you. किसी को नहीं कुछ समझा है तो please ask me. Now let us talk about the next part of the hindbrain, that is the medulla oblongata. Medulla oblongata is a posterior part of the brain which will continue as the spinal cord. So it is a posterior part of the brain which is going to continue as a spinal cord. यहाँ पे उल्टा है. यहाँ पे बाहर व्हाइट मैटर है और अंदर ग्रे मैटर है. हमने सेरिब्रम वगैरह में क्या पढ़ा था कि बाहर ग्रे मैटर था और अंदर व्हाइट मैटर था. तो प्लीज इस पॉइंट को नोट डाउन करो अच्छी तरह से. इन मेडुला ऑब्लोंगेटा इट इज अपोजिट. स्पाइनल कॉर्ड में भी अपोजिट होता है. स्पाइनल कॉर्ड में भी बाहर व्हाइट होता है और अंदर ग्रे होता है. किया नोट डाउन सबने? नेक्स्ट, it is controlling the involuntary activities like the heartbeat, respiration, vasomotors activities and peristalsis. इसीलिए बोला जाता है ना कि medulla oblongata has been called as a छोटा मेंदु. इसीलिए कहा जाता है कि अगर थोड़ा सा भी डैमेज हो गया ये medulla oblongata, yes, if there is a small injury to a medulla oblongata, it will lead to the sudden death of a person. कभी कभी होता है कि इंसान बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है बट फिर भी वो रिकवर हो जाता है, भले ब्रेन पे कहीं पे भी लग जाए वो ठीक भी हो जाएगा एक पल को. बट कहीं पे एक छोटा सा स्लिप हो गया, ठीक है, जैसे बारिश के दिनों में मोस्टली होता है कि थोड़ा सा स्लिप हो गया और स्लिप होने के बाद डायरेक्टली मेडुला ऑब्लोंगेटा पे हार्म हुआ. ठीक है, इट वाज जस्ट अ स्मॉल स्लिप बट इट मे लीड टू अ सडन डेथ ऑफ अ पर्सन.
बिकॉज इट इज कंट्रोलिंग अवर हार्ट बीट. तुरंत हार्ट बीट बंद हो जाएगा, रेस्पिरेशन बंद हो जाएगा. तो हार्ट बीट एंड रेस्पिरेशन बंद हो गया तो पर्सन विल बी डेथ. Similarly, it also controls the in non-vital activities also, like coughing, sneezing, swallowing, vomiting and yawning. ठीक है. Now, it encloses a cavity which is called as a metacoel. देखो अभी ये मैंने ventricles अभी तक आपको explain नहीं किया है. I will be explaining you today itself. ठीक है. So मेडुला एब्लोंगेटा में फोर्थ वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है जिसका नाम है, प्लीज राइट डाउन एज द मेटासील. मेटासील कॉल्ड एज अ फोर्थ वेंट्रिकल. मैंने आपको देखो, देर आर ऑल टुगेदर, जस्ट लिसन ऑल ऑफ यू एंड नोट डाउन, देर आर ऑल टुगेदर हाउ मेनी वेंट्रिकल्स? 4 वेंट्रिकल्स. ठीक है, टोटल 4 वेंट्रिकल्स हैं. जो फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल है वो हमारे सेरिब्रम में था, करेक्ट है. जो फर्स्ट एंड सेकंड तो सेरिब्रम में ही हो गया. अब थर्ड जो वेंट्रिकल था वो हमारे डायंसेफेलॉन रीजन में था. और अब जो फोर्थ वेंट्रिकल है वो हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा में है. ठीक है, तो ऑल ऑफ यू हैव नोट डाउन दिस मच पार्ट. मैं वापस रिपीट कर रही हूँ. प्लीज नोट डाउन अबाउट द वेंट्रिकल्स. अभी आज मैं वैसे भी एक्सप्लेन भी करने वाली हूँ आपको वेंट्रिकल्स, पर यहाँ के लिए अभी के लिए याद रखो, वेंट्रिकल्स कितने होते हैं? टोटल 4. और ये वेंट्रिकल्स कंटिन्यू होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में. ठीक है, पर ब्रेन में अलग अलग रीजन्स में हमें वेंट्रिकल्स नजर आता है. तो जो पहला और दूसरा वेंट्रिकल है, फर्स्ट एंड सेकेंड जो वेंट्रिकल है वो हमारे सेरिब्रम में हो गया. जो थर्ड वेंट्रिकल है वो हमारे डायंसेफेलॉन में हो गया. और जो फोर्थ वेंट्रिकल है वो यहाँ पर है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में है. ठीक है, इसके अंदर भी कोरॉइड प्लेक्सस है. कोरॉइड प्लेक्सस का मतलब मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था? कोरॉइड प्लेक्सस का मतलब है नेटवर्क ऑफ नर्व्स. डू यू रिमेम्बर ऑल ऑफ यू? यस और नो? Yes, ma'am. Okay. Now, posterior choroid plexus has 3 openings: a pair of lateral foramen of Luschka and median foramen of Magendie. Okay, that I will explain you now. So, take out your notebook to note down about this. पहले ये note down कर लो कि ये जो choroid plexus है इसके 3 openings होते हैं. ये choroid plexus के 3 openings हैं. हाँ, a pair of, दो यहाँ पे ही हो गए, pair of lateral foramen of Luschka and a median foramen of Magendie. तो ये हो गए, ये कोरॉइड प्लेक्सस के 3 ओपनिंग्स हो गए. Have you all noted this part is also very 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 important for the board exam. लिखा सबने? ओके. चलो, I will now show you a video so that आपको पहले वेंट्रिकल्स ऐसे समझ में आ जाए. हाँ, देखो, ऑल ऑफ यू वेट. Okay, can you all see this page? All of you, ventricles का दिख रहा है आप सबको? Yes, ma'am. अच्छा, तो पहले मेरी बात समझ के लो, उसके बाद आप प्लीज नोट डाउन भी करते रहो so that the things will be easier for you all to understand. ठीक है, देखो पहले समझो वेंट्रिकल्स होते क्या हैं. तो ये जो ब्लू कलर का सब दिख रहा है, these are the ventricles.
ठीक है, ये साइड व्यू से आपको दिखाया गया है और ये आपको बैक साइड से दिखाया गया है. वेरी क्लियर, दिस इज द बैक साइड ऑफ द ब्रेन एंड दिस इज द साइड व्यू ऑफ द ब्रेन. तो ये जो ब्लू कलर रीजन्स आपको नजर आ रहा है, दीज आर द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन. ठीक है, वेंट्रिकल्स का मतलब होता है ओपन स्पेस विच आर प्रेजेंट इनसाइड द ब्रेन. सो प्लीज नोट डाउन, ventricles are the cavities present in different regions of our brain. Cavities present in different regions of the brain. No doubt these cavities or ventricles are connected to one another. they सब वो जो भी है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम में कि सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. all of them are connected to each other. and नो डाउट ये जो खाली स्पेस है जिसको हम वेंट्रिकल्स बोल रहे हैं, वो खाली तो है पर उसमें कुछ ना कुछ भरा है. तो वो क्या भरा है? तो उसके अंदर CSF भरा है, दैट इज अ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. वेरी क्लियर, इतना पॉइंट सबको, सबने नोट डाउन कर लिया वेंट्रिकल्स के बारे में. So ventricles are the space or the cavities present in the different parts of the brain. And these ventricles are connected to one another and they are filled with the CSF. इतना लिखा सब लोगों ने? हाँ मैम. ओके, तो फिर नंबर 1 लिखो. नंबर वन, फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल. फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल. पुट अ स्लैश. Put a slash, write down lateral ventricle. First and second ventricle को ही lateral ventricle भी बोला जाता है. Again put a slash. उसको एक और नाम से जाना जाता है, पैरासील. PARACOEL. PARACOEL, पैरासील. ये हेडिंग था, इसको आप अंडरलाइन कर लो. फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल, ऑल्सो कॉल्ड एज लैटरल वेंट्रिकल, ऑल्सो कॉल्ड एज अ पैरासील. दिस इज द अंडरलाइन इट. In the next line, write down, it is present in the cerebral hemisphere. Write down, it is present in cerebral hemisphere. लिखा? चलो, अभी आपने जितना लिखा है वो डायग्राम से कोरिलेट करो. जितना लिखा है डायग्राम से देखो. ये है लैटरल वेंट्रिकल, ऐसा दिख रहा है. जब आप उसको पीछे से देखोगे तो देखो, एक इस साइड दिख रहा है, एक इस साइड. सींग के जैसा दिख रहा है ना, हॉर्न के जैसा स्ट्रक्चर, जैसे शिप का हॉर्न होता है, शिप का हॉर्न होता है, वैसा दिख रहा है ना स्ट्रक्चर. सो दे आर कॉल्ड एज अ लैटरल वेंट्रिकल्स. और अगर हम साइड से देखेंगे तो हमें ऐसा नजर आएगा. और कहां पर प्रेजेंट है? हमारे सेरेब्रल हेमिस्फीयर में. ये जो ऊपर वाला रीजन है वहां पर प्रेजेंट है. गॉट इट ऑल ऑफ यू? चलो नंबर 2 लिखो. इन योर नोटबुक राइट डाउन नंबर 2. राइट डाउन द वर्ड थर्ड वेंट्रिकल. THIRD, थर्ड वेंट्रिकल. Put a slash, also called as diocele. DIOCOEL. DIOCOEL, diocele. लिखा? ये अंडरलाइन करो. थर्ड वेंट्रिकल ऑल्सो कॉल्ड एज अ डायोसिल. उसके नीचे लिखो प्रेजेंट इन डायनसेफेलॉन. प्रेजेंट इन डायनसेफेलॉन. एक और पॉइंट. पुट अ स्टार मार्क एंड राइट डाउन. Lateral ventricle opens into third ventricle. Lateral ventricle opens into third ventricle by foramen of Monro.
फोरामेन का स्पेलिंग तो आपको आता ही है, यू कैन सी द फोरामेन का स्पेलिंग ओवर हियर, फोरामेन ऑफ मोनरो, MONRO, मोनरो, MONRO, मोनरो, फोरामेन ऑफ मोनरो. Put the foramen of Monroe in box. Again put a slash. Foramen of Monroe is also called as interventricular foramen. Interventricular foramen. लिखा सबने इतना? तो अब जब यहाँ पे डायग्राम में देखो, नाउ अगेन द थिंग्स विल बी मोर क्लियर. ये हमारा लैटरल वेंट्रिकल है और आप देख सकते हो दिस इज द थर्ड वेंट्रिकल, ये वाला हमारा थर्ड वेंट्रिकल है. तो आप देख सकते हो कि लैटरल वेंट्रिकल का कनेक्शन है, मींस ये इससे जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे खत्म हो गया और फिर थर्ड वेंट्रिकल स्टार्ट हुआ. एज आई हैव टोल्ड यू दे ऑल आर कनेक्टेड टू वन अनदर. तो ये लैटरल वेंट्रिकल जो है वो कैसे कनेक्टेड है थर्ड वेंट्रिकल से? तो ये ओपनिंग से कनेक्टेड है. तो ये ओपनिंग का नाम क्या है? इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन. अब साइड व्यू से भी देख लो कैसा दिखता है ये हमारा हो गया लैटरल वेंट्रिकल, और ये जो कनेक्शन है जो हमारे थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्ट हो रहा है उसका नाम है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, जिसको आप फोरामेन ऑफ मोनरो भी मैम मैम पियानो. मैम आवाज ब्रेक हो रही है मैम आवाज आपकी. बहुत ब्रेक हो रही है. मैम बहुत ब्रेक हो रहा है आवाज. नहीं मैम. अभी भी ब्रेक हो रहा है. मे बी कनेक्शन का प्रॉब्लम रहेगा, आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम. अभी ठीक हो. अभी क्लियर आ रहा है. अच्छा, तो मैं क्या बता रही थी ना बेटा, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल आप जब भी लिखते हो ना तो आपको रोमन नंबर में लिखना है. आपको हमेशा रोमन नंबर में लिखना है, नॉर्मल 3 और नॉर्मल 4 नहीं लिखना है. हाँ, रोमन नंबर 3 एंड रोमन नंबर 4 में लिखना है. प्लीज ये नोट डाउन कर लो. ठीक है, तो आपने फोर्थ वेंट्रिकल या तो आप FOURTH लिखोगे फोर्थ वेंट्रिकल, या तो रोमन नंबर वाला 4 लिखोगे वेंट्रिकल, ऑल्सो कॉल्ड एज अ मेटासिल. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, कहां पर प्रेजेंट है ये? तो इट इज प्रेजेंट इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा. It is present in the medulla oblongata and continues up to spinal cord. It is present in the medulla oblongata and continues up to spinal cord. इतना लिख लिया सबने? यस और नो बच्चा? हाँ मैम. ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो. थर्ड वेंट्रिकल opens into fourth ventricle
third ventricle opens into fourth ventricle. You can see in the diagram also. थर्ड वेंट्रिकल जो है वो फोर्थ वेंट्रिकल में ओपन हो रहा है बाय अ नैरो स्पेस और नैरो ओपनिंग, और उसका नाम है एक्विडक्ट. एक्विडक्ट का स्पेलिंग आपको इसमें स्क्रीन पे भी दिखाई देगा. उसको बोला जाता है एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस. एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस. सिल्वियस का स्पेलिंग में बता रही हूं, SYLVIUS. SYLVIUS, aqueduct of Sylvius. Aqueduct of Sylvius को एक और नाम से जाना जाता है, called as ईटर. ITER, ITER, ईटर. ठीक है. फिर आप देख सकते हो कि फोर्थ वेंट्रिकल जो है अब किस में कंटिन्यू हो रहा है. फोर्थ वेंट्रिकल इज कंटिन्यूइंग इनटू द स्पाइनल कॉर्ड. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन द स्पाइनल कॉर्ड it will continue in the central canal. It will continue in the central canal of spinal cord. Ventricle will continue in the central canal of spinal cord. Ventricle will continue in the central canal of spinal cord. तो अब जब पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो थिंग्स विल बी मोर क्लियर. आपको चाहिए तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो. सो दैट जब आप पढ़ोगे तो आपको आसान रहेगा वेंट्रिकल्स समझने के लिए. ठीक है. सो अगेन आई एम रिपीटिंग. lateral ventricle connected to the third ventricle by foramen of Monro. Yes, also called as the interventricular foramen. And the third ventricle is connected to the fourth ventricle by aqueduct of Sylvius, also called as ईटर. And the fourth ventricle will continue in the central canal of the spinal cord. और ये पूरा region is been filled with the CSF. पूरा region CSF से भरा है. अच्छा, वेंट्रिकल्स कहाँ नहीं होते हैं, कहाँ नहीं होते हैं, तो आप देख सकते हो डायग्राम में बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा कि वेंट्रिकल्स कहाँ पर नहीं है. जहां पे ब्लू ब्लू नहीं दिख रहा है वहां पर वेंट्रिकल्स नहीं है. तो कहां पर नहीं है वेंट्रिकल्स, तो हमारे सेरिबेलम में वेंट्रिकल नहीं है, नहीं है. सो वेंट्रिकल्स आर एब्सेंट इन सेरिबेलम रीजन. यस, नोट डाउन किया. Ventricles are absent in the cerebellum region. It is absent in the pons varolii region. Pons varolii में भी नहीं है. And the optic lobe of the brain. Optic lobe हम पढ़ेंगे बाद में. Optic lobe is the region that is the ये olfactory lobe. मैंने आपको olfactory region पढ़ाया था ना. This part is the olfactory lobe. तो olfactory lobe में भी नहीं present है. Oh, sorry, I'm very sorry. Olfactory is for smelling. ये occipital region है. Occipital, that is the optic lobe, is absent. So I will share this video now, all of you. Just tell me whether you are able to hear the sound. Now try to understand the ventricle. I will play the video now. Is on the brain, and this video will cover our ventricles and cerebrospinal fluid. Our ventricles are spaces inside our brain that produce and circulate cerebrospinal fluid. So what we're looking at in this picture are actually spaces that are buried inside our cerebral hemispheres,
our diencephalon, and our brainstem. We're going to begin with our lateral ventricles, which can be labeled as our first and second ventricles. Our lateral ventricles are going to be these guys here that are crazy shaped. So there is the left lateral ventricle, but we have one on each side of our head. So we can kind of see this right ventricle peeking through in the back. So if we look at this anterior view of our brain, we can see our lateral ventricles are on each side. So these are going to be ventricles 1 and 2. These lateral ventricles are connected to the third ventricle via the intraventricular foramen. So those are little ducts right here that connect our lateral ventricle up to our third ventricle. Our third ventricle is going to be housed inside of our diencephalon. So when you look at your diencephalon, there is an indentation there and a space, and that space is our third ventricle. So it's going to take up space in the middle of our diencephalon. When we look at our brain from the front, we see our third ventricle here right in the middle because our diencephalon is right smack in the middle of all of our brain matter. Our third ventricle is connected to the fourth ventricle by the aqueduct of the midbrain, which is sometimes called the cerebral aqueduct. So you can use either of those names, but we see the cerebral aqueduct on our anterior view and on our side view here. Our fourth ventricle is going to be kind of squished between the brainstem and the cerebellum. So we can see in our anterior view, it's actually quite large, but it occupies a skinny space between the brainstem and the cerebellum. The fourth ventricle is connected to the central canal of our spinal cord, which we see there. So those are the locations for all of our ventricles. Now let's talk about cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid is produced by our choroid plexus, which is a spongy mass of capillaries surrounded by ependymal cells located in each of our ventricles. Our choroid plexi are located in each of our ventricles, on the floor of our lateral ventricles, on the roof of our third and fourth ventricles. So let's go back to our ventricle picture and take a quick look at where our choroid plexi are located. Our choroid plexi are going to be located on the floor of our lateral ventricles, on the roof of our third ventricle, and on the roof of our fourth ventricle. So we see it in all three ventricles. And it's just going to look like this small mass of capillaries because that's all our choroid plexus is. Hopefully you remember our discussion of ependymal cells, which are a type of neuroglia, and we see them here in green lining our capillaries. I also want you to notice that our capillaries are completely surrounded by pia mater. On our ependymal cells, we also see microvilli. Those microvilli are great for absorbing wastes and unnecessary solutes.
So we're going to be taking material out of our CSF and putting it into our blood. And we're going to be taking good material out of our blood and putting it into our CSF. So it is a two-way street at these capillaries, just like at other capillaries. Our ependymal cells are going to form a blood CSF barrier, which means that our blood is not allowed to come in direct contact with our neural tissue, and our ependymal cells are going to control all of the materials that are allowed into our CSF or leaving our CSF. So our ependymal cells are acting as the gatekeepers between our blood and our CSF, and it is picking and choosing what materials are coming into our CSF and what materials are leaving our CSF. Our ependymal cells have one more job. Some of our ependymal cells have much longer extensions, and they're cilia. So when our cilia beat, they move our CSF, and this is how our CSF gets circulated around our central nervous system. So now we know how CSF is made, but why do we need CSF? What are the functions of CSF? Our first function is for buoyancy. So our brain neither sinks nor floats. It actually hangs by our arachnoid trabeculae, but our CSF makes that job a little bit easier so that our brain is a little bit lighter inside of our cranium. One major function of our CSF is protection. Our CSF is going to provide cushioning and absorption of forces so that when you get knocked on the head, your brain doesn't go slamming into your skull. It has a nice fluid cushion. Finally, our CSF provides our neural tissue with chemical stability. This is going to remove wastes from our neural tissue and regulate the chemical environment of our neurons so that our neurons can function properly. So here in this picture we see our lateral ventricles, our third ventricle, and our fourth ventricle. These are connected. You can't see our interventricular foramina. We can see our cerebral aqueduct, or aqueduct of the midbrain, and we can see our central canal. We can also see our choroid plexus on the floor of our lateral ventricles, roof of our third ventricle, and roof of our fourth ventricle. But what I want to highlight in this picture is the circulation of cerebrospinal fluid through our central nervous system. So our CSF is produced in our choroid plexi, and our ependymal cells are going to beat their cilia to move our cerebrospinal fluid from our lateral ventricle into our third ventricle and into our fourth ventricles. Now at our fourth ventricle, we have a median and a lateral aperture, which is a hole that cerebrospinal fluid can move through to get from the inside of our fourth ventricle to the subarachnoid spaces of our brain, all the way around, and of our spinal cord. So our CSF not only circulates within our ventricles and our central canal, but also all the way around the outside of our central nervous system
in our subarachnoid spaces. So here we're looking at the same picture, but we are going to pull in one more detail. That detail is going to be the recycling of our cerebrospinal fluid. So here we see our subarachnoid space with our arachnoid trabeculae making these little struts through our subarachnoid space. And then we see this guy. This is called an arachnoid granulation or an arachnoid villus. The plural, that would be arachnoid villus. So that is in more detail. That is all not been required for y'all. ठीक है? अभी तक आपने जितना भी समझा, that was for your this thing. When you go for the medical colleges, you can learn more about this arachnoidal villi. ठीक है? Is that very clear, Vidna? Yes, ma'am. Okay. I hope all of you have understood about the midbrain, hindbrain, and the ventricles.